इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर पढ़े हैं कोशिका या कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है या सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद कोशिका के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है या उत्तक बनता है। उत्तक के बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एक सेल है, सेल के मिलने से टिश्यू बना या उत्तक बना। अब उत्तक के मिलने से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन के मिलने से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से एक जीव बना, एक वयस्क बना। अब जीव तो बन गया। अब जीव बनने के बाद किस जीव का क्या गुण है, किस जीव के अंदर कौन से कैरेक्टर, कौन से लक्षण मौजूद हैं, इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक नए चैप्टर का स्टार्ट किया है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवों में विविधता। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद है कि अब सेल से मिलकर जो बॉडी बना है, कोशिका से मिलकर जो बॉडी बना है, दुनिया में तरह तरह के मखलूक हैं, ग्रुप वाइज बांट देते हैं कि इस ग्रुप में क्या क्या मेन लक्षण है, इस ग्रुप में क्या क्या मेन लक्षण है। 1969 से पहले बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जीव वैज्ञानिक ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए थे, वर्गीकरण दिए थे, जीवों को बांटे थे, लेकिन उसका कारगर वर्गीकरण नहीं रहा, कारगर क्लासिफिकेशन साबित नहीं हुआ। तो 1969 में आर विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसको यह सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है, सबसे ऑथेंटिक वर्गीकरण का तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग जीवों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं 5 भागों में बांट के। क्या मतलब हुआ कि जो आर विटेकर थे, इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए या 5 जगत वर्गीकरण दिए। इसने जीव को 5 भागों में बांटा, 5 ग्रुप में बांटा, 5 क्लास में बांट दिया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, पांचवा है एनिमेलिया। आज हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या खास लक्षण होते हैं। जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम हम बताए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के कोशिका होते हैं, बताए थे ना। तो मोनेरा के अंतर्गत क्या आते हैं, सबसे प्राचीन यानी कि पुराने, सरल मतलब सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक में पढ़ाए थे कि यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक केंद्रक, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। वही प्रोकैरियोटिक जीव किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब इसका मिसाल लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक, सिंपल और प्राचीन का क्या मिसाल है। इसका मिसाल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। जिस तरह से टाइफाइड एक बैक्टीरिया कारण होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अलावा ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल या इसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत। और एक आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड। माइकोप्लाज्मा हो गया ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल, या दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। और इसके अलावा बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है। मोनेरा जगत के अंतर्गत जो बैक्टीरिया रखे गए हैं, साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन अलगी है। या बैक्टीरिया क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह मौजूद होते हैं। हमारे हाथों पे मौजूद है, टीन पे मौजूद है, टेबल पे मौजूद है, किताब पे मौजूद है। जो बैक्टीरिया होते हैं फेवरेबल यानी कि अनुकूल, अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल, दोनों परिस्थिति में ये जिंदा रह सकते हैं। इसलिए क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। अनुकूल मतलब उसके लायक का वातावरण, प्रतिकूल मतलब उसके लायक नहीं है फिर भी वहाँ रह रहा है। यानी कि बैक्टीरिया अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि खुद से भी भोजन बना लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद से भोजन नहीं भी बना सकते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वह स्वपोषी भी हो सकते हैं, यानी ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, खुद से भोजन हासिल करने वाले भी हो सकते हैं, और परपोषी यानी कि खुद से भोजन नहीं भी बना सकते हैं, या हेट्रोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब रचना के अकॉर्डिंग उसका शक्ल कैसा है। कहने का मतलब है बैक्टीरिया एक ही तरह के नहीं होते, बैक्टीरिया अलग अलग शेप एंड साइज के हो सकते हैं। जैसे जो कोकाई होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। दूसरा दिए हैं बैसिलस, बैसिलस कैसा होगा, दंडाकार होगा, यानी कि रॉड शेप्ड होगा, जैसे ये है दंडाकार। और तीसरा क्या है, एस्पेरिला, एस्पेरिला कैसा हो सकता है, कोमा के तरह हो सकते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का क्या हो गया, शेप। जीवाणु के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर पढ़ें या बैक्टीरिया के गुण के बारे में पढ़ें, तो जो बैक्टीरिया होगा वो यूनिसेलुलर होगा, यानी कि एक कोशिकी होगा, या इसका शरीर सिंगल कोशिकाओं के बने होंगे।
यानी अधिकतर जीवाणु या अधिकतर बैक्टीरिया या अधिकतर जरासीम एक सिंगल सेल के बने होते हैं, जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर या एक कोशिकी। इसका दूसरा गुण क्या है? ये बैक्टीरिया जो होते हैं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल मौजूद होता है। बैक्टीरिया के शरीर के ऊपर, बैक्टीरिया के सतह में स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, बहुत ही दृढ़ या बहुत ही मजबूत क्या होता है? सेल वॉल होता है या कोशिका भित्ति होता है। कैसा होता है? बहुत ही मजबूत होता है। हम लोगों के शरीर में जो सेल्स हैं उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक मौजूद नहीं होता है। न तो केंद्रक मौजूद होता है, न केंद्रक द्रव मौजूद होता है, और न ही केंद्रक झिल्ली मौजूद होती है। ये तीनों चीज़ एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में। उसके बाद हम लोग की बॉडी में भी डीएनए मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा, लेकिन उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। जबकि हम लोगों का जो डीएनए जब पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पे पेलिकल था, मैट्रिक्स था, हम लोग के डीएनए में हिस्टोन होता है। क्या होता है? हिस्टोन। लेकिन बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, बैक्टीरिया के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जो उसके गुण ट्रांसफ़र होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, यानी कि उसका जो डीएनए होगा वो किसका बना होगा? वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होंगे। जबकि हम लोग के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता है। यानी कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, ह्यूमन बॉडी का सेल, उसमें क्या क्या मौजूद था? न्यूक्लियस मौजूद था, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद था, न्यूक्लियस मौजूद था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी एपरेटस था। लेकिन जो बैक्टीरिया का सेल होगा उसके अंदर किसी भी तरह का न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होगा। ठीक है ना? यानी कि बैक्टीरिया के अंदर सेल ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होंगे, कोशिकांग मौजूद नहीं होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ भी मौजूद बैक्टीरिया में नहीं होगा। कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल मौजूद है, उसे क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? केमोसिंथेटिक, यानी कि रसायन संश्लेषी, या क्या हो सकते हैं? परपोषी, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। बैक्टीरिया के सरफेस पे क्या मौजूद हो सकते हैं? फ्लैजिला मौजूद हो सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कि सभी बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं, बल्कि सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं।